नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ हम ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम वीडियो जो भी लेकर आते हैं आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारा रिसर्च और नॉलेज होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक बात बोलना चाहेंगे, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या। तो ई श्रम कार्ड को आप इस तरह से समझिए कि आपका जो है एक लेबर होने का कार्ड है। कहने का मतलब कि आप जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब यहाँ पे असंगठित आपको सुनने को मिल रहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिर ये क्या है, पहले समझ लीजिए। तो जो भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास किसी न किसी तरह का संगठन नहीं होता है, मतलब कि संगठन से जुड़े नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में उनको किसी भी तरह का बेनिफिट मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो जाता है, ठीक है, मतलब नहीं मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए ई श्रम का जो पोर्टल है वो जारी किया गया है, जहाँ से कोई भी श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर असंगठित होता क्या है। तो असंगठित को आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है सैलरी के अलावा, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है असंगठित क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। देखिए ईपीएफ एक संगठन है जिसके द्वारा आप जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनका जो है ईपीएफ अकाउंट खुला होता है, तो वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ईएसआईसी के आप मेंबर हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप एक आयकर दाता है यानी कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो तीनों लोग के लिए जो यहाँ पे मतलब अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, हो सकता है कि भविष्य में अप्लाई किया जाए तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग आते हैं वही जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका मेन फ़ायदा क्या होगा ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जिस तरह के आपका आधार कार्ड होता है ना, जिससे आपका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उस तरह से श्रम जो कार्ड है, ई श्रम जो कार्ड है, इससे जो है आपका लेबर होने का यानी कि एक मतलब वर्कर होने का प्रूफ होगा। और इसमें जो है आपका सारा डाटा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप कौन सा काम करते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आपके पास कौन कौन सा स्किल अभी है, इसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करते समय देना होगा। और ये डाटा जो है सरकार के पास रहेगा, और सरकार को जब भी इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का काम लगेगी या फिर कोई कंपनी के तरफ से रिक्वायरमेंट आता है तो कंपनी को जो है डाटा दिया जाएगा और कंपनी के थ्रू हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको ट्रेनिंग भी मिल सकता है, जिसके माध्यम से आप स्किल को डेवलपमेंट करके आगे जा सकते हैं, एक अच्छे खासे सैलरी कमा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं, बीमा होते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ दिया जाएगा। अभी जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा इसमें आपको दिया जाएगा। जो पहला साल का प्रीमियम है वो सरकार जमा करेगी, बाकी प्रीमियम जो है आपको धीरे धीरे जमा करके आप 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा ले सकते हैं। और भी इसका बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं आप घर से बाहर काम कर रहे हैं तो सरकार के पास डाटा रहेगा कि आप जो है कहाँ और किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का वहाँ पे प्रॉब्लम होता है या फिर किसी भी तरह का योजना का लाभ देना होता है तो ई श्रम कार्ड से ही आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका डाटा जो है सारा यहाँ पे सेव रहेगा। कुल मिला जुला कर आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से आपका आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ करता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ करता है, उस तरह से ई श्रम कार्ड जो है आपका काम करने का प्रूफ करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता लग गया होगा। इसका बेनिफिट कुछ और है जो आपको हम आगे चल के बताएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसीजर है, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कैसे करना है आपको हम बता देते हैं। देखिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, फॉर्म भी फिल करके बताएंगे। उसके बाद जो श्रमिक कार्ड है, ई श्रमिक कार्ड है, उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसको आप ईवन नंबर भी बोल सकते हैं, ईवन कार्ड भी बोल सकते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। यानी कि कंप्लीट फॉर्म आपको हम एक आदमी का भर के दिखाएंगे, जिससे आपको जो है कंप्लीट नॉलेज मिल जाए कि आप किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है ई श्रम कार्ड क्या है और इसको आप कैसे बनवा सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा, जिसमें सारा जानकारी बता दिया गया है कि ये जो है असंगठित जो भी लोग मजदूर होते हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया है, मतलब योजना का लॉन्च किया गया है, जिसके
अंतर्गत जो है यहाँ पे मजदूर लाभान्वित होंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ जानकारी दे ही दिया है, कुछ जानकारी यहाँ पे मैंने दिया है कि ई श्रम कार्ड क्या है, आप इसको पढ़ लेंगे। वैसे तो मैंने आपको जानकारी दिया ही है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे जब अपने ईवन में किसी भी तरह का मिस्टेक करते हैं और उसको अपडेट करवाते हैं तो उस कंडीशन में 20 रुपये आपको देना होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि भारत का निवासी होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं तो आप जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप EPF और ESIC के सदस्य हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और आपका जो उम्र है 16 से लेकर देख सकते हैं कि 59 साल के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना है यहाँ पे देख लेंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, काम का सर्टिफिकेट कोई है तो आप लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है चलिए आपको हम बताए थे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आना होगा और डाउनलोड भी कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कि register.eshram.gov. का ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जहाँ पे आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो CSC से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन आप सेल्फ ही करिएगा, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, इस पर एक OTP जाएगा और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिल रहा होगा। पूछा जा रहा है कि क्या आप EPFO या फिर ESIC का मेंबर है। तो अगर आप यहाँ पे मेंबर है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। मेंबर आप होंगे तो रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, ठीक है। और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP जाएगा मोबाइल पे, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे रिसेंट पर क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर उनका डालना है जिनका आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक रहेगा, टिक नहीं रहता है तो आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे बताएगा कि लास्ट में क्या है, उस पर एक OTP गया है, उसको डालकर आपको यहाँ पे वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेगा। अगर OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे रिसेंड OTP पर क्लिक करके OTP फिर से मंगा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डाटा होगा, मतलब जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एड्रेस वगैरह वगैरह होगा, सब यहाँ पे ले लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता दे रहा है कि आपका जो बैंक लिंक है, मतलब कौन सा बैंक लिंक है, वो भी देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो यहाँ पे बैंक का भी नाम ले लिया है। और बैंक आधार सीडिंग स्टेटस में दिखा रहा है कि एक्टिव है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया है। आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो कौन सा बैंक के साथ लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जानकारी मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोटो भी रहता है, बट नेट स्लो होने के चलते यहाँ पे फ़ोटो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको नीचे करना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जितने भी स्टेप दिए गए हैं सारे स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। आप इस वीडियो में बन रही हम आपको सारे स्टेप बता देंगे। यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मेल ID भी देना चाहते हैं तो मेल ID भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करना है कि आप शादीशुदा है कि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर के नेम आपको लिखना होगा। तो चलिए हम फादर के नेम इस तरह से टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको मतलब पूछा जाता है कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का डिफरेंटली एबल्ड है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा, मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, डिसेबल के लिए है। तो आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना है। और बोली सी बात है कि अगर आप यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप होंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन का डिटेल्स आपको फिल करना होता है। तो आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि नॉमिनेशन का डिटेल जो है आपको ज़रूर फिल करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे यस करेंगे। यस करने पर यहाँ पे नॉमिनी का नाम आपको लिखना होता है। तो जो भी मतलब इनका पत्नी होगी उनका ही नॉमिनेशन में नाम दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि मतलब नॉमिनेशन का नाम दे रहे हैं तो इनका जेंडर क्या है और इनके साथ मतलब जिनका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके साथ क्या संबंध है। तो उनका वाइफ है,
यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से मतलब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने रेसिडेंटल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले होम स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो घर है वो कहाँ है। तो यहाँ पे बिहार में हमारा घर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, मैंडेटरी है लेकिन नहीं है तो आप यहाँ पे ना भी कर सकते हैं। लोकेलिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके एरिया में कोई लोकेलिटी है, आसपास में कोई लोकेलिटी है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट भी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, फटाफट से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रखंड पड़ता है, जिसको आप सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, उसको इस तरह सेलेक्ट करना है। आपका पिन कोड जो आपका आधार कार्ड है उससे ले लेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आप मतलब इस लोकेशन पे कब से रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जब जन्म हुआ होगा तभी से आप रह रहे होंगे। तो जो भी साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये मोर देन 25 साल से रह रहे हैं, आप अपनी कंडीशन में देख लीजिएगा आपका उम्र कितना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कि आप माइग्रेट वर्कर हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो यस करेंगे, तो आपको जो है जानकारी देना होगा कि आप मतलब कौन सा वर्क करते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और नो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करेंट एड्रेस से तो आप यहाँ पे टिक रहने देंगे, अन्यथा इसको अनटिक करेंगे तो आप जो यहाँ पे परमानेंट जो एड्रेस होता है उसको भी आप फिल कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप बिहार के निवासी हैं और अभी जो कहीं काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस रहेगा और करेंट एड्रेस जो है आपका यहाँ रहेगा जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है होम स्टेट में आपको जो है अपने जहाँ घर है वहीं का स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपको फिल करना है कि मान लीजिए आप मजदूर हैं तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई प्राइमरी पढ़े हैं, कोई मिडिल पढ़े हैं, कोई सेकेंडरी पढ़ा है, कोई हाइगर सेकेंडरी पढ़ा है, कोई ग्रेजुएट है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 10th पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे सेकेंडरी ले सकते हैं, इंटर पास किए हैं तो हाइगर सेकेंडरी ले सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप यहाँ से चूज फाइल पे करके अपलोड भी कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मंथली जो इनकम स्लैब है वो कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली आप कितना कमा लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल का जो डिटेल्स है आपको फिल करना है, जैसे कि आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो भी काम करते हैं ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे NCO कोड दिया गया होगा, जिसके रिगार्डिंग आप अपने काम की रिगार्डिंग जो यहाँ पे कोड को ढूंढ सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको मतलब डाल देना है कि आपके पास जो है कितना एक्सपीरियंस है, जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो आप साल में लिखेंगे कि मेरे पास 5 साल 10 साल जितना भी साल का आपका मतलब एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, क्या आप वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग रिसीव करना चाहते हैं या फिर आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों में कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, लर्निंग वन द जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ हम सीखना चाहते हैं तो ये भी सही रहेगा। उसके बाद स्किल टू बी अपग्रेडेड, क्या आप स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। तो जो भी आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं आप यहाँ पे मतलब कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैं गलती कर रहा हूँ, केवल कोड ही नहीं डालना है, यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख देते हैं इस तरह से, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि इस तरह से आप सर्च करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिखा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। जैसे कि हमने आधार को जब भी ऑथेंटिकेशन किया तो उस समय बता रहा था कि आपका जो आधार है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो आधार है
वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है, तो क्या आप इसी पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या फिर अदर कोई बैंक आप देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा कि इसी को रहने दीजिएगा, जो भी आपके आधार के साथ लिंक है उसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि इसी में जो पैसे वैसे होंगे, जो भी योजना का पैसे जाएंगे इसी में जाएंगे और जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं, हम इस अकाउंट को नहीं देना चाहते हैं, हम दूसरा कोई अकाउंट देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म करके डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है। चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अपना IFSC कोड डालना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका जो बैंक का नेम है ऑटोमेटिक ले लेगा और आपका जो ब्रांच नेम है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिल किया है उसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आपको एक बार देख कर वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो जानकारी फिल किया है वो जानकारी सही है कि नहीं है। किसी भी तरह का मिस्टेक होने पर आप इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है वो अलग यहाँ पे लिया है। अगर आप चाहें तो आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको भी आप दे सकते थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। कि देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि डिक्लेरेशन में कहा गया है कि अगर आप ESIC या फिर EPFO के मेंबर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर है फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जानकारी को मतलब देख लेना है और देखने के बाद किसी भी तरह का मिस्टेक है तो इस पर दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर करके करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है जिसको डालकर आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज सेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका UN कार्ड होता है वो आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो UN कार्ड में आप देख सकते हैं कि नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, आप जेंडर रहता है और आपका देख सकते हैं कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है इस तरह से, जिस तरह से आपका आधार कार्ड नंबर होता है उस तरह से यहाँ पे जारी कर दिया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, तो देख सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और यहाँ पे एक बार कोड दिया गया है जिसको कोई स्कैन कर सकता है। इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड UN कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे कि इस तरह से आपका जो UN कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं PVC कार्ड पे या फिर जनरल कार्ड पे, और किसी भी व्यक्ति को आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे UN कार्ड बना सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया है। भविष्य में आप इसे कभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू, और लॉगिन करके जैसे कि हम यहाँ पे लॉन्ग आउट इसको कर देते हैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे लॉन्ग आउट करेंगे तो यहाँ पे अब लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी मोबाइल नंबर से आप फॉर्म फिलअप किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे नोन रहने देना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे OTP गया है जिसको आपको डाल देना है फिर से, जैसे भविष्य में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड नहीं हुआ है तो आपका। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे ना, तो आपका जो है यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ से आप अपने UN कार्ड को फिर दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा ई-श्रम पोर्टल जारी किया गया है उसका मेन मकसद क्या है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दिया है। आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। UN कार्ड बनवा लेने के बाद यानी कि ई-श्रम कार्ड बनवा लेने के बाद सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट चलाए जाएंगे वो आपको मिलेगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपके नंबर पे मैसेज आ सकता है या फिर आप जो भी मेल ID दिए हुए हैं या फिर जो भी आपका UN कार्ड है उससे आप डिटेल्स को निकाल सकते हैं। तो बस यही छोटा जानकारी था, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।